अरे भाग्यवान, तुमने कब से खाना जलाना शुरू कर दिया? ये सब्जी तो एकदम जली हुई है। रामकिशन जी ने खाना सामने देखते ही अपनी पत्नी विमला जी से कहा। तो विमला जी बोली, अरे मैंने कहाँ जलाई है, ये तो सरिता बहू ने बनाई थी, उससे जल गई थोड़ी सी। अच्छा, इसे थोड़ा सा जलना कहते हैं क्या? एकदम काली झुलसी हुई सब्जी को तुम थोड़ा सा जलना कहती हो? ये कौन खा सकता है भला? रामकिशन जी ने तेज आवाज में कहा और खाने की थाली उठाकर किचन की तरफ चल दिए। तभी पीछे से विमला जी ने कहा, रुक जाइए जी, मैं कुछ और बना देती हूँ, मुझे दे दीजिए प्लेट। मगर रामकिशन जी प्लेट हाथ में लेकर किचन में पहुँच गए और रोटी बनाती हुई अपनी बहू सरिता से बोले, बहू सब्जी जल गई थी तो कोई बात नहीं, कुछ और बन जाता, लेकिन मुझे यही खाने को क्यों दे दी? ये तो कड़वी हो गई है, इसको खाकर तो पेट भी दर्द करने लगेगा। ये सुनकर सरिता फटी आंखों से अपनी सास की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो खुद भी वो जली हुई सब्जी अपने ससुर जी को नहीं देना चाहती थी। मगर उसकी सास विमला जी ने कहा, अरे बेटा, ये जली हुई थोड़ी है, बस थोड़ा ब्राउन हो गई है, बल्कि कुरकुरी तो तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी लगेगी, तो तुम चिंता मत करो, वो खा लेंगे। अब सास की बात याद कर सरिता की आंखें भर आई। वो रामकिशन जी से कुछ कहती उससे पहले ही विमला जी ने कहा, अरे रहने भी दीजिए ना, आप खा भी तो लेते हैं, फिर उस बेचारी को क्यों डांट रहे हैं? तो रामकिशन जी चुपचाप किचन से बाहर चले गए और सोचने लगे कि पता नहीं आजकल क्यों आए दिन बहू से खाना जल जाता है। इससे पहली बार जब खाना बनाया था तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था, लेकिन आजकल कभी नमक ज़्यादा तो कभी तेल ज़्यादा या कभी कुछ और होता ही रहता है। रामकिशन जी को सब याद आ रहा था। सरिता भी कुछ समझ ही नहीं पाई, उसे तो ये भी नहीं पता था कि सब्जी जल कैसे गई। वो तो गैस बंद करके कपड़े सुखाने चली गई थी और तब तक वो सब्जी एकदम ठीक थी। बाद में न जाने कैसे जल गई, ये बात उसे भी कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि जब आई तो गैस बंद थी। लेकिन आज ससुर जी के गुस्से से ये जरूर समझ गई थी कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो कुछ और बनाकर दे देगी, जिसे डांट भी नहीं पड़ेगी। रामकिशन जी काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, इसीलिए बात को आगे ना बढ़ाकर वो खामोश रहकर वहाँ से चले गए। आज सरिता ससुर की डांट से तो बच गई थी, लेकिन सास की डांट से भला कौन बचा था? रामकिशन जी के बाहर जाते ही विमला जी शुरू हो गई, सरिता, तुम्हें कुछ होश रहता है या नहीं? सब्जी जलती देखकर वो तो मैंने गैस बंद कर दी थी, वरना पूरी रसोई में आग ही लग जाती। एक अच्छी पत्नी वो होती है जो सब काम एक साथ अच्छे से बिना नुकसान किए करती है, लेकिन तुम तो आए दिन कुछ न कुछ बिगाड़ती ही रहती हो। रात को खाने के वक्त भी विमला जी सरिता को ताना मारकर कहने लगी, अब ले भी आओ खाना, या फिर दोपहर की तरह जलाकर ही लाओगी। माँ की बात सुनकर सरिता के पति पवन ने भी उसकी तरफ देखा। माँ का इतना सा कहना उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। उसने कहा, आज फिर कुछ किया माँ? क्या माँ? इसने तो विमला जी तबाक से बोली, और तुम्हारी लाडली पत्नी होश में कहाँ रहती है? आज सारी सब्जी जला डाली इसने। तभी रामकिशन जी ने गुस्से से ही विमला जी की ओर देखा और बोले, ये तो तुमसे या किसी से भी हो सकता है विमला, इसमें बात का पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अब वो छोटी सी बात के लिए क्या बहू के पीछे ही पड़ जाओगी? रामकिशन जी ने इतनी सख्ती से कहा कि विमला जी आगे कुछ बोल ही नहीं सकी। सरिता की शादी को 1 साल होने को आया था और ऐसी घटनाएं आम बात हो गई थी। सरिता से संभलते संभलते भी हमेशा कुछ न कुछ बिगाड़ हो ही जाता था, जिसका हर्जाना उसे सास और पति के गुस्से को झेल कर भरना पड़ता था। लेकिन ससुर जी को पक्ष लेते देखकर विमला जी के दिल पर सांप लौटने लगते। अगले दिन रविवार था और इस दिन सुबह को नाश्ते में पूरियां बनती थी। सरिता ने कढ़ाई में तेल डालकर गैस पर रख दिया, लेकिन बिना गैस ऑन किए कमरे में किसी काम के लिए चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही वापस आई तो पूरे किचन में कढ़ाई का तेल धुआं धुआं होकर फैल गया था। अरे, मैं तो गैस ऑन ही नहीं करके गई थी। उसने झट से आकर गैस बंद की और जल्दी से एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया। तभी पीछे से खांसते हुए विमला जी के साथ रामकिशन जी भी वहां आ पहुंचे और कहने लगे, अरे इतना धुआं क्यों कर रखा है घर में सरिता बेटा, सब ठीक तो है ना? तभी विमला जी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर कढ़ाई की ओर देखकर कहा, ओहो, तुमने ये क्या किया बहू, तुमने तो सारा तेल जला दिया। सास के मुँह से सुनते ही सरिता डर गई कि अब उसकी खैर नहीं, लेकिन तुरंत ही ससुर जी को सामने देखकर उसकी हिम्मत बन गई। लेकिन विमला जी ने कहा, कहाँ रुकने वाली थी? उसने दोबारा कहा, अरे बोलती क्यों नहीं हो बहू, नुकसान करके सीधा बनना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। कहते हुए वो अपने बेटे पवन को आवाज़ लगाने लगी। रामकिशन जी तो बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे और अब तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन पवन माँ के साथ दंदनाता हुआ वहां आया और जोर से चिल्लाते हुए सर बोला, सरिता, तुम इस घर में आग लगा कर ही रहोगे क्या? इस बात पर रामकिशन जी जोर से बोले, अगर उससे हो गया तो बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? अपनी माँ की तरह सिर्फ तुम भी घर का माहौल बिगाड़ना जानते हो। तभी विमला जी गुस्से में बोली, मेरी तरह क्या
जब गलती उसकी ही है तो उसको ही क्यों ना कहते। कब तक इसी गलतियों पर खामोश बैठे रहोगे। तभी सरिता बोल उठी, मम्मी जी गैस बंद थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कढ़ाई में तेल जरूर डाला था लेकिन गैस ऑन नहीं किया था। ये सुनकर विमला जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, रहने दो बहू, तुमको होश ही कहाँ रहता है, तुम गैस ऑन करके गई होगी, अब झूठ बोल रही हो। इसके घर वालों ने अपनी बला हमारे घर भेज दी। सरिता ये सुनकर रोने लगी तो रामकिशन जी ने कहा, इतना मत सुनाओ विमला, भूलो मत कि तुम भी कभी बहू थी और गलतियां तुम भी करती थी। इसके घर वालों तक पहुंचना तुम्हें शोभा नहीं देता। रामकिशन जी का कड़ा रूप देखा तो विमला जी बड़बड़ाते हुए अंदर चली गईं, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। अपने पति को बहू का पक्ष लेते देखकर उनका दिल जलने लगा था। सरिता के दिन यूं ही गुजरते रहे और वो अपनी गृहस्थी को सही करने की लगातार कोशिश भी कर रही थी, लेकिन विमला जी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। वो चाहकर भी उनके करीब नहीं आ पाई क्योंकि विमला जी हमेशा उससे खिंची खिंची रहती थी। एक दिन सरिता की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, उसे उल्टियाँ होने लगी और चक्कर आने लगे। जैसे तैसे रात काटने के बाद उसकी गंभीर हालत देखकर पवन उसको अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। सुनकर आज पहली बार पवन के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। घर जाते ही उसने ये बात अपनी मां विमला जी और रामकिशन जी को बताई तो रामकिशन जी की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा, लेकिन विमला जी खुश तो दिख रही थी। लेकिन पवन ने जब सबका मुंह मीठा कराया तो वो अपनी बहू से बोल पड़ी, अपनी जिम्मेदारी उठानी सीख लो। अब अगर अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करोगी तो कभी अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरिता पैर छूने को आगे बढ़ी थी, लेकिन ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। तभी रामकिशन जी ने विमला जी को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम बिना रंग में भंग डाले रह नहीं सकती क्या? इतनी खुशी का दिन है और फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। रे बच्चे की जिम्मेदारी आते ही सब लोगों में बदलाव अपने आप ही आ जाता है। ये सुनकर विमला जी मुंह बनाते हुए बोली, बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पाले जाते बच्चे। अरे अपने आप रख लेगी वो, और तुम भी तो दादी बनोगी, तुम भी तो ध्यान रख सकती हो उसका। ऐसे क्यों कह रही हो जैसे कि तुम्हें खुशी ही नहीं हुई हो? रामकिशन जी ने कहा तो अब विमला जी सकपका गई, उनकी बोलती ही बंद हो गई। घर में खुशी का माहौल था तो पवन ने कहा, सरिता आज तुम खाना मत बनाना, बाहर खाने चलेंगे। सुनकर सरिता भी बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद पवन सबको बाहर खाना खिलाने ले गया। खाने की टेबल पर पवन ने कहा, आज मैंने सोचा कि सरिता को भी थोड़ा आराम दे दूं, ऐसी हालत में ज़्यादा काम करना ठीक नहीं है ना। रामकिशन जी ने भी इस बात का समर्थन किया। तभी विमला चिढ़कर बोली, काम नहीं करवाना तो बाहर का खाना खिलाओगे क्या? इस दुनिया में यही तो अकेली नहीं जिसको बच्चा पैदा होगा, तुम भी तो किसी के पेट से पैदा हुए हो। ये कहकर विमला जी ने तिरछी निगाहों से रामकिशन जी की ओर देखा, जो पहले से ही दांत पीसते हुए विमला जी की ओर देख रहे थे। तभी पवन ने कहा, माँ प्लीज़ अब यहाँ शुरू मत हो जाना। तो विमला जी खामोश बैठी लगातार टेबल की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर घर आ रहे थे तो रास्ते में सरिता ने पवन से आइसक्रीम की मांग की। तो रामकिशन जी ने तुरंत कहा, अरे पवन, आइसक्रीम देखकर कहीं रोक देना, सरिता का मन है तो खा लेगी। ये सुनते ही विमला जी तबाक से बोली, हम भी कभी बहू थी, हमसे तो कोई नहीं पूछता था कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और आज बहू की एक आवाज़ पर आइसक्रीम खोजी जा रही है। तो रामकिशन जी मुस्कुराए और बोले, तो ये बात है, इस कारण तुम ऐसे बोल रही हो, बोलो क्या खाओगी? विमला जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे जब टाइम था तब तो खिलाया नहीं, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो पूछ रहे हो। रामकिशन जी उनके ताने अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन बस उनकी बात को अनसुनी करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे पवन और सरिता के रिश्ते में खटास खत्म हो रही थी, लेकिन विमला जी की लगातार कोशिशें कभी कभी घर में बॉन्डर खड़ा कर ही देती थी। पवन तो सुबह ऑफिस चला जाता, पीछे से दिन भर विमला जी सरिता को दौड़ाती रहती। जब एक दिन सरिता के चेहरे से उसकी तबीयत खराब लगने लगी तो रामकिशन जी ने विमला जी को डांटते हुए कहा, अभी 2 महीने हुए हैं, ऐसे में कम काम करवाया करो, तुम तो इसको दौड़ाती रहती हो, इसका चेहरा तो देखो कितना उतरा हुआ है। विमला जी गुस्से में बोले, ये सब मुझे ज़्यादा पता है, आप बीच में मत बोलिए, अभी से करेगी तो बाद में परेशानी नहीं होगी। फिर भी सरिता को रामकिशन जी आराम करने के लिए कह दिया करते तो विमला जी बोल नहीं पाती थी। एक दिन पवन ने ऑफिस से आकर कुछ फल फ्रूट टेबल पर रखे और बोला, माँ ये सब सरिता के लिए लाया हूँ, रोज़ खाती रहेगी तो कमज़ोर नहीं होगी। ये सुन विमला जी फूट पड़ी, अरे पड़े पड़े खाएगी तो मुश्किल ही पैदा होगी ना, ऐसे
कहाँ बच्चे पैदा होते हैं। इतना सारा खाने को लाकर रख दिया, वैसे ही तो तबीयत का बहाना बनाकर पड़ी रहती है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और अब ऊपर से उसके ये नखरे उठाए जा रहे हैं। ये सुन पवन अपनी माँ का मुंह देखता रह गया तो विमला जी बोली, ऐसे घूर क्या रहा है? सही बोल रही हूँ, कोई काम नहीं करती, वो पूरे दिन सोती रहती है। ऐसा मौका, ऐसा कौन सा युवराज पैदा करने वाली है? पवन ये शब्द सुनकर गुस्से से लाल हो गया और सीधा सरिता के पास जाकर बोला, तुम्हारी शिकायत कब तक अनदेखा करता रहूंगा? सरिता, मैं प्रेग्नेंट हो तो क्या घर के काम करना ही बंद कर दूंगी? सरिता इससे पहले कि कोई सफाई देती विमला जी अंदर आ गई और कहने लगी, हमने तो ऐसी हाल में इतना काम किया था कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अंदर चल रही बहस की आवाज़ सुन बाहर तक आ रही थी। घर में घुसे रामकिशन जी ने आवाज़ सुनी तो चौंक गए और पवन के कमरे में जाकर कहा, ये क्या हो रहा है विमला? अब क्या परेशानी है तुमको? तभी पवन बोल उठा, परेशानी माँ को नहीं सरिता को है। पिताजी ये काम नहीं करेगी तो परेशानी ही होगी ना। अम्मा इस उम्र में कितना काम करेंगी? तभी रामकिशन जी ने आंखें निकालकर विमला जी की ओर देखा और बोले, पवन बेटा, ये सारा दिन सरिता को काम में दौड़ा दौड़ा कर रखती है। ऐसा नहीं है कि बहू काम नहीं करती, अभी एक साथ बहू पर इतना काम का बोझ सही नहीं है। ये सुनकर पवन माँ को देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले विमला जी रोने का नाटक करने लगी और बोली, जरा सा काम करवा लेती हूँ तो मुझे ही झूठा ठहराया जा रहा है। बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तभी रामकिशन जी ने बाहर जाकर कहा, हमें तो यही नहीं पता कि तुम चाहती क्या हो। क्लेश की भी हद होती है, लेकिन तुम कहाँ समझती हो। बोलकर रामकिशन जी बाहर चले गए। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे, लेकिन सरिता अब किसी को कुछ नहीं कहती। उसे तो बस यही लगता था कि एक बार बच्चा हो जाए तो पवन और उसके रिश्ते में प्रेम बढ़ जाएगा, फिर विमला जी कुछ नहीं कर पाएंगी। एक रात सरिता किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर पवन दौड़ते हुए किचन में आया तो सामने सरिता को फर्श पर गिरे हुए देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से सरिता को उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने देखा तो कहा कि अभी तो बच्चा एकदम स्वस्थ है, लेकिन इन्हें बेहद आराम की ज़रूरत है। ये अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हैं क्या? अभी इनका बीपी काफ़ी लो है। ऐसी हालत में बीपी लो होना सही नहीं है, इससे बच्चे को खतरा भी हो सकता है। पवन ये बात सुनकर घबरा गया और उसी दिन के बाद से वो खुद ही सरिता का ध्यान रखने लगा। लेकिन उसकी माँ विमला जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने किचन में खाना बनाते हुए बुड़ाना शुरू कर दिया कि महारानी खुद तो बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई हैं, हम काम करेंगे और ये बैठकर खाएंगी। आजकल की औलाद भी ऐसी है। तभी रामकिशन जी ने पीछे से आकर कहा, विमला खामोश हो जाओ, इससे कोई फायदा नहीं है। सरिता की गलती बहुत जल्दी नजर आती है तुम्हें और अपनी नहीं। अपनी बहू की मदद करो और अच्छी सास बनकर दिखाओ। 2 दिन तक विमला जी खामोश रही, लेकिन तीसरे दिन उसने अपने बेटे पवन से कहा, बेटा जो भी तुम लाते हो एक एक करके सब इसको खिलाती हूँ, लेकिन ज़्यादा खाएगी तो बच्चे का वजन बढ़ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन तुम बहू से मत कहना, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। पवन को भी माँ की बात सही लगी और वो सरिता की डिमांड को अनदेखा करने लगा। एक दिन आनंद फनन में पवन सरिता को अस्पताल लेकर भागा तो डॉक्टर ने उन्हें देखने के बाद बाहर आकर बताया कि ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि बच्चा कमज़ोर और पुष्ट नहीं कर पा रहा है। तो पवन ने तुरंत ऑपरेशन फॉर्म पर साइन करके ऑपरेशन की ज़्यादा दे दी। 2 घंटे बाद ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर ने बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर पवन, ये हम ही जानते हैं कि ये केस कितना क्रिटिकल था। माँ और बच्चे दोनों की जान जोखिम में थी। आप मेरे साथ केबिन में आइए। डॉक्टर उसे अपने पीछे आने का इशारा करके चली गई और रामकिशन जी ऊपर देखकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर शुक्र मना रहे थे कि शुक्र भगवान का कि दोनों सही सलामत हैं, वरना हम तो जीते जी मर जाते। विमला जी खामोश थी और पवन को जाते हुए देख रही थी कि पता नहीं डॉक्टर इसे क्या कहेंगी। रामकिशन को अनदेखा कर पवन के पीछे चल दी और रामकिशन जी बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगे कि कब बच्चे को उन्हें दिखाया जाएगा। पवन को डॉक्टर ने काफ़ी बातें समझाई, जिसे सुनकर पवन खामोश रहा। 1 सप्ताह बाद अपने बच्चे सहित सरिता घर आई तो पवन उसका ख्याल रखने लगा, क्योंकि सरिता ऑपरेशन के बाद एकदम कमज़ोर हो गई थी। बिमला जी दिन भर कुड़ती रहती थी कि न जाने ये महारानी कब बिस्तर छोड़ेगी। इसने ही अनोखा बच्चा पैदा किया है। क्या हमारी उम्र को कोई नहीं देखता? वो जल भुनकर सारे काम कर देती, लेकिन अपने पति रामकिशन जी के सामने मुस्कुराहट बनाए रखती थी। सरिता की हालत में खास सुधार नहीं आ रहा था और कमजोरी बनी हुई थी। ऐसे में उसका बच्चा भी विमला जी को ही संभालना पड़ता था। एक दिन रामकिशन जी मार्केट चले गए और घर में सरिता के साथ सिर्फ बिमला जी ही थी। करीब 2 घंटे बाद जब रामकिशन जी घर वापस आए तो सीधे किचन में सामान रखने चले गए, लेकिन वहाँ जो कुछ देखा उसे देखकर हैरान रह गए। वहाँ खड़ी बिमला जी को उनके पीछे से आने का आभास तक नहीं हुआ। वो तो अपने में ही मगन थी। उसको देखकर रामकिशन जी
तुरंत किचन से बाहर चले गए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। जैसे ही कुछ देर बाद बिमला जी सरिता के कमरे में पहुंची तो रामकिशन जी भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। वहां सरिता नहीं थी। रामकिशन जी ने कहा, सरिता कहाँ गई? तो अचानक उन्हें देखकर बिमला जी ने कहा, अरे आप कब आए? और ये महारानी कहाँ चली गई? मुझसे तो कहा कि बच्चे के लिए दूध ला दो और कुछ खाने का बना दो, तो मैं उन दोनों के लिए ये इतनी मेहनत से बनाकर लाई हूँ, और ये महारानी न जाने कहाँ छिप गई। बिमला जी पूरे घर में ढूंढते रही और राम के साथ ही रामकिशन जी भी सरिता और बच्चे को तलाशते रहे, लेकिन सरिता तो गायब ही हो गई थी। पवन को फ़ोन किया तो उसने भी कुछ पता होने से मना कर दिया और घबराया हुआ पवन तुरंत घर वापस आ गया। उसने भी इधर उधर फ़ोन करके पूछा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। पवन माथा पकड़कर बैठ गया। कहाँ चली गई सरिता? ऐसी हालत में कुछ बता कर तो जाती। माँ, आपसे कोई बात हुई थी क्या? बिमला जी ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, मुझे तो उसने बच्ची के लिए दूध और कुछ खाने को मांगा था, तो मैं सास होकर भी उसकी सेवा ही करती थी। क्या पता तुम्हारी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा था। भगवान जाने, अब तो हम जैसे भले लोगों को भलाई मिलती ही कहाँ है। इसलिए तो तुम भी मुझसे पूछ रहे हो जैसे कि मैंने उसको भगा दिया है। बिमला जी ने उल्टा कहना शुरू कर दिया। तभी रामकिशन जी ने कहा, लाओ ये दूध और खाना मुझे दो, किचन में रख देता हूँ। रामकिशन जी उनके हाथ से सब कुछ लेकर किचन में चले गए। पवन बाहर परेशान बैठा था। तभी रामकिशन जी उसके पास आए और जोर से बोले, जब तुम्हारी बीवी चली गई तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। रामकिशन जी इतनी तेज आवाज़ उनकी सुनकर बिमला जी भी तुरंत वहां आ गई। देखा तो रामकिशन जी पवन की अलमारी खोलकर कपड़े निकाल कर बैग में भर रहे थे। तुम्हारी बीवी की तरह तुम भी जाओ, अब यहाँ से निकलो अभी के अभी। बिमला जी तुरंत करीब आई और बोली, ये क्या कर रहे हैं जी आप? ये बेटा है हमारा, इसको कहाँ निकाल रहे हैं वो आप? अब इसने किया क्या है? तो रामकिशन जी जोर से बोले, इसको भी जाना पड़ेगा तभी चैन आएगा। रोज रोज का ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। अपने कपड़े लो और जाओ यहाँ से। रामकिशन जी ने बैग उठाकर पवन के सामने रखते हुए कहा। तो बिमला जी ने रोना शुरू कर दिया। ये बच्चा है मेरा, इसको कहाँ भेज रहे हो? ये कहाँ जाएगा? भला आप इस पर नाराज क्यों हो रहे हैं? सरिता के कारण ही ना। वो तो थी ही जाने के लायक, लेकिन ये तो हमारा बेटा है। बिमला जी जोर से रोने लगी। तो रामकिशन जी ने इस बार पवन का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाकर कहा, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ तुम्हारी। बिमला जी ने इस बार पवन का हाथ खींच लिया और चीख कर बोली, क्या कर रहे हैं आप? मेरा बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा है, मुझसे अलग क्यों कर रहे हैं? रामकिशन जी मुस्कुराए और बोले, जैसे इसके जिगर का टुकड़ा तुम इससे अलग करने चली थी। पवन कुछ समझ नहीं पाया और देखता ही रह गया। उसने कहा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तो रामकिशन जी ने कहा, वैसे अगर किसी को निकलना चाहिए तो वो तुम हो। रामकिशन जी ने बिमला जी का हाथ पकड़ लिया और बाहर जाने को कहा। तो बिमला जी बोली, आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सास होकर बहू की कितनी सेवा की और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? तभी रामकिशन जी बोले, थोड़ा रुको, अभी सब क्लियर कर देता हूँ। कहते हुए रामकिशन जी ने अपने फ़ोन से फ़ोन करके कहा, आ जाओ। तो पवन ने कहा, किसे बुला रहे हैं पापा? तो रामकिशन जी बोले, देखते जाओ कि यहाँ क्या तमाशा होने वाला है। तभी 10-15 मिनट में सरिता सामने आ खड़ी हुई और गोद में उसकी बच्ची भी भूख से बिलख रही थी। तभी पवन ने उसको देखते ही सीने से लगा लिया। सरिता कहाँ चली गई थी? अब सब कितने परेशान थे। रुको, पहले मैं इसको दूध पिला देता हूँ। पापा वो दूध ला दीजिए न जो माँ ने बनाया था। रामकिशन जी मुस्कुराकर बोले, बोलो बिमला, दे दूँ बच्ची को दूध? ये सुन बिमला जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो हैरान सी बैठी रह गई। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे माँ बोलो ना, वो दूध भला आप ला दो किचन से, पवन ने भी कहा। तो वो भी बिमला जी टस से मस ना हुई। तभी रामकिशन जी ने कहा, बिमला दूध लाकर क्यों नहीं देती? तुमने तो बहुत मेहनत से बनाया था ना, और वो जो सरिता के लिए बनाया था वो भी ला दो। ये सुनकर बिमला जी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह तुरंत सर पकड़कर बैठ गईं। तभी रामकिशन जी तुरंत उठे और उनका हाथ पकड़कर बोले, उठो बिमला, अब ये नाटक बंद करो। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो आज सरिता को और बच्ची को हम दोनों को खो चुके होते। तभी पवन ने कहा, पापा ये क्या हो रहा है, मुझे क्लियर बताइए। फिर सरिता की ओर देखते हुए बोले, सरिता तुम्हें कुछ पता है क्या? तो सरिता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता पवन, मुझे तो पापा ने मार्केट से आते ही बाहर जाने को कहा और ये भी कहा कि जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक मत आना, तो इसीलिए मैं मंदिर चली गई थी। ये सुनकर पवन ने तुरंत रामकिशन जी की तरफ देखा और बोला, पापा अब आप ही बताइए कि बात क्या है, बोलो। बिमला इस बार रामकिशन जी की दहाड़ सुनकर बिमला जी कांप गई और माफ़ी मांगने लगी। नहीं बिमला, इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने हर बार
तुम्हें माफ़ किया। जब से ये बेचारी ब्याह कर इस घर में आई तब से तुमने इसका जीना हराम कर दिया, और जबकि उसने पहली बार जो खाना बनाया वो तुमसे अच्छा बनाया था, और मेरा ऐसा कहने के बाद ही तुम इससे बड़ी चिढ़ गई कि इसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी इसकी सब्जी में नमक डाल दिया तो कभी तेल गिरा दिया, कभी खाना जला दिया ताकि इसको डांट पड़ती रहे, और इसके लिए तुम इसको सुनाती भी रही और पूरी कोशिश भी की कि इन दोनों का हर वक्त झगड़ा बना रहे। पवन और सरिता की आंखें ये सब सुनकर फटी की फटी रह गईं। रामकिशन जी ने आगे कहा, इतना ही नहीं, तुमने कई बार सरिता से कहा कि इतना गंवारपन यहाँ नहीं चलेगा, नहीं होता तो चली जाओ, मैं अपने बेटे के लिए तुमसे कई गुना स्मार्ट बहू ढूंढ लाऊंगी। बोलो, ये सब नहीं कहा तुमने? क्या तुमने? रामकिशन जी ने दहाड़ कर पूछा तो विमला जी डर के मारे कांपने लगी। तभी पवन किचन से दूध ले आया और बच्ची के मुंह में डालने वाला था कि रामकिशन जी ने देखते ही फुर्ती से पवन से दूध की बोतल छीन ली। पवन दंग रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने इस बार गुस्से में कहा, पापा कम से कम बच्ची को दूध पीने तो दीजिए। अरे तो क्या जहरीला दूध पिलाएगा? पवन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, क्या कह रहे हैं पापा, आपकी दूध जहरीला? रामकिशन जी ने कहा, इतनी देर से तेरी माँ से और क्या झक रहा हूँ मैं। बोलो विमला, अब अपनी सच्चाई खुद बयां करो। तो विमला जी उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में अंधी हो गई थी। तो रामकिशन जी बोले, अगर सरिता इसको ये दूध पिला देती तो तुम जानती भी हो कि क्या होने वाला था, और फिर भी तुम माफ़ी मांग रही हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने समय पर देख लिया। जब ये दूध में कहकर जहर मिला रही थी, तो अब देखूंगी कि तू इस घर में कैसे टिकती है। जब बच्ची को मारने का इल्जाम तुम पर लगेगा तो पवन तुझे खुद ही घर से बाहर निकाल देगा। तुम तो अपना काम करने में मगन थी, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए तुरंत सरिता को घर से बाहर भेज दिया था। पवन अपनी माँ की सच्चाई जानकर हैरान था। उसे अपनी माँ की सारी बातें समझ में आने लगी थी कि कैसे वो उसको सरिता के बारे में कहकर भड़काया करती थी। सरिता की इतनी कमजोरी की वजह से उसकी माँ ही थी। तभी पवन को खामोश खड़ा देखकर रामकिशन जी ने कहा, जानते हो बेटा, उस दिन हॉस्पिटल में जब तुम्हें डॉक्टर अपने साथ केबिन में कुछ बातें करने के लिए ले गई थी, तो तेरी पीछे तेरी माँ ने तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए पहुंच गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं इस पर तुझे शक ना हो जाए। इसने केबिन के बाहर खड़े रहकर तेरी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। मैंने इसके पीछे जाकर देखा भी था। पवन के सामने एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे थे। वो अपनी माँ को क्या समझता था और वो क्या निकली। बेटे का घर तोड़ने वाली एक कटु सास से ज़्यादा वो कुछ नहीं थी। अगर होती तो आज अपने बेटे की संतान को जहर देने की कोशिश नहीं करती। पवन गुस्से में अपनी माँ पर फट पड़ा, कैसी माँ हो तुम, मेरे ही बच्चे को जहर देने चली थी, अपनी ही पोती को। अरे पोता पोती को तो अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार होता है। आपने तो अपनी सारी सीमाएं ही लांघ दी थी, अब कौन आप पर विश्वास करेगा। पवन फूट फूट कर रोने लगा। उसे सरिता के साथ किए अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। तभी सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ पवन। सरिता, तुमने कितना बर्दाश्त किया। मेरी ही माँ तुमसे जलन के अधीन होकर इतना सब करती गई, और तुम हो कि कभी अपने घर शिकायत करने भी नहीं गई। इनकी बातों में आकर मैंने कितनी बार तुम्हें भला बुरा कहा, कड़वी बातें कहीं, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोषी हूँ। तो सरिता बोली, कोई बात नहीं, तुमने सोच समझ कर तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी गलती तो माफ़ी के काबिल है। मगर सरिता कहते कहते रुक गई। तभी रामकिशन जी ने कहा, अगर कोई दुत्कारे जाने के काबिल है तो वो तुम्हारी माँ है, जिसकी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अपनों से बिछड़ कर कैसा लगता है ये इसको तब पता चलेगा जब इसके अपने इससे दूर होंगे। अभी कुछ देर पहले सरिता के जाने के बाद भी ये कमरे में जाकर उसके जाने की खुशी मना रही थी। कह रही थी कि वापस ही ना आए तो अच्छा है। मैं पवन की दूसरी शादी कर दूंगी, इसीलिए विमला अब तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, और कहाँ जाओगी ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि सरिता के बारे में ऐसा ख्याल तुम्हें भी कभी नहीं आया कि तुमने अगर इसको पवन से अलग किया तो ये कहाँ जाएगी। कहते हुए रामकिशन जी ने आंखें निकालकर विमला जी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर सरिता को आराम करने के लिए कहा। पहले तो सरिता नहीं गई, लेकिन बाद में जाते हुए बोली, पापा जी मम्मी जी को अंदर ले आइए, एक बार मौका दे दीजिए। इस उम्र में घर से निकालना बहुत बड़ी बात होती है, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो हम सब पछताएंगे कि काश वक्त रहते माफ़ कर दिया होता। तभी रामकिशन जी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ जो उसने किया है वो भी तो छोटी बात नहीं है। तुम्हारी जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है जो इतनी खामोशी से सब सहती गई, मगर विमला ने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। सजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगी। रामकिशन जी बोल ही रहे थे कि गेट पर किसी ने के चिल्लाने की आवाज़ आई, मगर ये आवाज़ विमला जी की नहीं बल्कि किसी आदमी की थी। पवन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा एक आदमी तुरंत बोला, साहब उधर एक औरत को कुत्ते ने काट लिया, उसके पैर से खून बह रहा है। यह सुनकर पवन जल्दी से देखने गया तो माँ को बेहोश पड़ा देखकर हैरान रह गया। उसने झट से माँ को गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कई घंटे की मशक्कत के बाद उसकी जान बचा ली। विमला जी के होश आते ही रामकिशन जी ने कहा,
विमला, ये क्या हुआ था? तुम तो बहू को सजा देने चली थी, पर तुम्हें कैसे मिल गई? तो विमला जी की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, इसको मेरा पश्चाताप मान लीजिए प्लीज़, भगवान ने मुझे सजा दे दी है। ये सुनकर रामकृष्ण जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी विमला जी ने कहा, प्लीज़ मेरी पोती को दिखा दीजिए, इसकी नज़र उतारनी है जो अब तक नहीं उतारी है, और बहू ने से अपने किए की माफ़ी भी तो मांगनी है। तभी सरिता आंखों में आंसू लिए अंदर आई और बोली, मम्मी जी कोई माफ़ी नहीं है, मैं सब भूल गई और आप भी भूल जाइए। नहीं बेटा, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी तुमसे भी और अपनी पोती से भी, क्योंकि मैं तो इसकी भी गुनहगार हूँ। कहते हुए विमला जी की आंखें भर आईं और वो सरिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो सरिता ने उनकी आंखें आंसू पोंछ कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। ये देखकर पूरे परिवार की आंखों में आंसू खुशी के आंसू भर आए। तो दोस्तों, सरिता ने अपनी सास को माफ़ करके सही किया है, गलत मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।